स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का टॉपिक। ये टॉपिक जीव विज्ञान के तीसरे चैप्टर से है। टॉपिक का नाम है निषेचन। निषेचन पादपों में किस प्रकार से होता है, उसके कौन कौन से पद होते हैं और निषेचन का महत्व क्या होता है, इस संदर्भ में हम इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट निषेचन का पहले भाग में, यानी हम इस फर्टिलाइजेशन को दो भागों में कंप्लीट करेंगे। पहले भाग के अंतर्गत हम अंकुरण और वर्तिका के अंतर्गत परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार की होती है, इस संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि परागकण किसी भी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचा हुआ है ये? वर्तिकाग्र तक। इस क्रिया को परागण कहते हैं। यदि ये वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण कर देता है तो उसके निषेचन होने की संभावना होती है। और यदि अंकुरण नहीं हो या निषेचन में असफल हो जाता तो हम उस क्रिया को स्वबंधिता या अनिश्चितता कहते हैं, जो इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि जब परागकण अंकुरित हो जाए और निषेचन की क्रिया को संपन्न कर दे तो वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले देखिए, फर्टिलाइजेशन कहते किसको है, निषेचन किसको कहेंगे? नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संयोजन को अथवा संलयन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दो प्रकार के युग्मक, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, जब ये आपस में जुड़ करके एक द्विगुणित एकल कोशिका का निर्माण करता है, जिसे जाइगोट कहते हैं, तो इस संलयन को निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। पादपों में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस निश्चित स्टेप के द्वारा कंप्लीट होती है, एक विशेष प्रोसेस के द्वारा होती है। इस प्रक्रिया का अध्ययन सबसे पहले स्टार्सबर्गर द्वारा 1884 में लीलियम नामक पादप में किया था। पादप कौन सा था? लीलियम। अध्ययन किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने। और कब किया था? 1884 में। इन्होंने ये बताया था कि परागकण अंकुरित होकर के परागनलिका का निर्माण करेगा और नलिका के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक भी तक पहुंचते हैं। परागण की क्रिया के पश्चात जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम द्वारा, कीट के द्वारा हो अथवा जल के द्वारा, वायु के द्वारा, किसी भी माध्यम तक पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र अब इस स्थिति में रिसेप्टर का कार्य करती है, ग्राही का कार्य करती है। सबसे पहले क्या होगा? ये परागकण अंकुरित होकर के एक परागनलिका का निर्माण करेगा। परागनलिका का निर्माण कैसे होता है, ये हमने नर युग्मक विधि के अंतर्गत पढ़ा है। जब कोई परागकण इस वर्तिकाग्र पे आता है तो कितने कोशिका होता है? दो कोशिका, एक जनन कोशिका होती है और दूसरा होती है कायिक कोशिका। एंटाइन या अंतर्चोल जनन छिद्र से बाहर निकल करके परागनलिका का निर्माण करता है और इसी परागनलिका के अग्रभाग में दो नर युग्मक पाए जाते हैं। फिर अंकुरण के बाद में इसकी ग्रोथ होना प्रारंभ होगी। तो ग्रोथ किस तरफ होगी? इस स्त्री केसर में जो ये जो भाग है वो वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र के बाद में ये जो संरचना बनी हुई है नलिकाकार, उसको नाम देते हैं वर्तिका। और वर्तिका के बाद में आधारीय भाग में पाई जाने वाली इस संरचना को नाम देते हैं अंडाशय।
और मुख्य रूप से अंडाशय में जो जनन संरचना है उसको क्या नाम देते हैं? बीजांड। बीजांड में पाई जाने वाली संरचनाओं को क्या नाम देते हैं? भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं के 2 समूह पाए जाते हैं। निभागीय सिरे को स्थित इस 3 कोशिकीय समूह को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वारीय सिरे को स्थित इन 3 कोशिकीय समूह को अंड उपकरण कहते हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिका होती है और 1 अंड कोशिका होती है। पराग नलिका हमेशा बीजांड की ओर ही ग्रोथ करती है। किस ओर करेगी? बीजांड की ओर। यदि वो बीजांड की ओर ग्रोथ नहीं करती है, उस स्थिति में निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। तो सबसे पहले परागकण जो वर्तिकाग्र पे है, तो वर्तिकाग्र का कार्य क्या होगा? इसका कार्य क्या है? तो इस वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे वसा, शर्करा, रेजिन और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले वर्तिकाग्र क्या करती है? परागकणों को ग्रहण करती है चिपचिपे पदार्थ के द्वारा। उसके बाद में इन पदार्थों की उपस्थिति से और एंजाइम की क्रिया से इस परागकण से पराग नलिका निकलती है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। परागकण से पराग नलिका का निर्माण होना परागकणों का अंकुरण कहलाता है। और ये किस पे हो रही है? वर्तिकाग्र पे हो रही है। तो इस निषेचन में जो पहला पद आ रहा है वो क्या है? परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि इस वर्तिका में किस प्रकार से होती है। तो नंबर फर्स्ट, पराग कणों से या परागकण से पराग नलिका का निर्माण होना परागकण का अंकुरण कहलाता है। जैसे ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके कितने समय बाद इस परागकण से पराग नलिका विकसित होगी, अर्थात उसका अंकुरण होगा। ये समय उसका अंकुरण काल कहलाता है। परागण के पश्चात अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंकुरण काल। अब ये अंकुरण काल अलग अलग पादप जाति के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। ये कुछ मिनट से लेकर के घंटों तक का होता है। मिनट का मतलब जैसे परागण हो गया 1 या 2 मिनट के अंतर्गत ही अंकुरण हो जाता है। यदि इस समय अंकुरण नहीं होता तो परागकण जनन असक्षम हो जाता है। इसके बाद में क्या निकले? इसके नलिका का निर्माण हुआ। इस नलिका को नाम देते हैं पराग नलिका। हमें ये पता है कि यदि वो द्विबीजपत्री पादप का परागकण है, उस स्थिति में कुल 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। और यदि वो एक बीजपत्री पादप का परागकण है तो 1 जनन छिद्र पाया जाता है। सामान्यतः अंकुरण क्रिया के दौरान एक परागकण से एक पराग नलिका निकलती है। इस अवस्था को एक नलिकीय परागकण कहते हैं। कितनी नलिका निकलेगी? 1 ही निकलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस परागकण से 1 से अधिक नलिका विकसित हो जाती है। तीनों जनन छिद्र से 3 नलिका विकसित होगी। लेकिन चूंकि जनन कोशिका 1 ही होती है, इसलिए नर युग्मक केवल 1 नलिका में ही पाए जाते हैं। हालांकि 1 से अधिक नलिकाएं विकसित हुई है, हम इस अवस्था को या इस प्रकार के परागकणों को बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। ऐसा मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल में। मालवेसी में जैसे भिंडी है, गुड़हल है, कपास है इत्यादि प्रकार के पादप आते हैं। कुकुरबिटेसी में खीरा है, लौकी है, ककड़ी है, तरबूज इत्यादि कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले भी कुकुरबिटेसी का एग्जाम्पल आया था, किसमें कि एक लिंगी पुष्प का जब एग्जाम्पल पढ़ा था तब कुकुरबिटेसी लिखा था। तो यहाँ पे कितनी नलिका विकसित हुई? यहाँ पे 1 से अधिक नलिका विकसित हुई। तो इसमें से कितनी नलिकाएं आगे वृद्धि करेगी? तो केवल 1 नलिका, और वो भी कौन सी? जिसमें नर युग्मक स्थित होंगे,
वो परागनलिका तो वृद्धि करेगी, बाकी परागनलिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी। ऐसा भी देखने को मिलता है कि परागनलिका सामान्य तौर पर अशाखित होती है, लेकिन कभी कभी ये विशेष पादप जातियों में शाखित भी होती है। उस स्थिति में भी केवल वही नलिका की शाखा विकसित होती है जिसमें नर युग्मक स्थित होते हैं। तो अंकुरण के दौरान जब एक नलिका बने या फिर एक से अधिक नलिका बने, हमेशा केवल नर युग्मक युक्त परागनलिका ही विकसित होती है। इसके बाद में ये परागनलिका धीरे धीरे वृद्धि करती हुई वर्तिका तक बढ़ती है और वृद्धि करना प्रारंभ करती है। इसकी जो ग्रोथ है, डायरेक्शन है, वो हमेशा बीजांड की ओर होता है। किस ओर होगा? बीजांड की ओर। बीजांड की ओर होने के कारण ही इस वृद्धि को हम एक दिशीय वृद्धि के नाम से जानते हैं। कितनी दिशा में जा रही है? केवल एक दिशा में। और केवल बीजांड की ओर ही ग्रोथ क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण इस बीजांड कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन हैं जो परागनलिका को बीजांड की ओर ग्रो करने के लिए प्रेरित करता है। रसायन के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस वृद्धि को रसायनुवर्ती वृद्धि के नाम से जाना जाता है। कौन सी वृद्धि हुई? रसायनुवर्ती। ये रसायन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? बीजांड के द्वारा। और कौन सी हुई? एक दिशीय। तो ग्रोथ या वृद्धि रसायनुवर्ती और एक दिशीय होती है। अब पादप विशेष के अनुसार इस वर्तिका की संरचना अलग अलग होती है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये परागनलिका इस वर्तिका में से होते हुए बीजांड तक पहुंचेगी। तो पथ होता है परागनलिका का, वो है वर्तिका। कौन सा है? वर्तिका है। अब इस पथ किस प्रकार से हो सकता है? तो हम पथ की बात करें, कौन से रास्ते से जाएगी? वर्तिका के रास्ते से जाएगी। और वो कैसा होगा? हो सकता है कि इस वर्तिका के केंद्रीय भाग में कोई किसी प्रकार की कोशिका नहीं हो, खोखली हो। जगह कैसी है? खोखली। और उस खोखली गुहा में क्या भरा हुआ होगा? श्लेष्मीय पदार्थ भरा हुआ होगा। इन श्लेष्मा से होती हुई परागनलिका आसानी से बीजांड तक पहुंचती है। इस प्रकार की वर्तिका को खोखली वर्तिका के नाम से जाना जाता है। कैसा है? खोखली वर्तिका। किसमें पाई जाती है? लीलियम और रेबी जैसे पादपों के अंतर्गत इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। अथवा वर्तिका का केंद्रीय भाग कोशिकाओं से भरा हुआ हो। कोई जगह नहीं है कि परागनलिका आगे की ओर बढ़े, कोशिका से भरा हुआ होने के कारण ऐसी वर्तिका को ठोस वर्तिका के नाम से जाना जाता है। कौन सी वर्तिका? ठोस वर्तिका। और ठोस वर्तिका अधिकांश पादपों में पाई जाती है। अधिकांश पादपों की वर्तिका। अब उस स्थिति में ये परागनलिका किस प्रकार से बीजांड की ओर वृद्धि करेगी? कैसे जाएगी? कहाँ से? तो ऐसा होगा इसमें कि जैसे ही परागनलिका इस वर्तिका के अंदर प्रवेशित होती है, तुरंत प्रभाव से इस वर्तिका के अग्रभाग से एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जिसको हम पैक्टिनेज कहते हैं। क्या नाम देंगे? पैक्टिनेज। इस पैक्टिनेज एंजाइम के कारण कोशिका भित्ति में उपस्थित कैल्शियम पैक्टेट विघटित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति विघटित होना प्रारंभ होती है। कोशिका भित्ति के विघटित होने से एक मार्ग का निर्माण होता है। उस मार्ग से या उस रास्ते से परागनलिका बीजांड तक पहुँचेगी। हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ठोस वर्तिका में, यदि ठोस वर्तिका है, उस स्थिति में पैक्टिनेज के सक्रिय होने से कोशिका भित्ति विघटित हो जाती है। बने हुए पथ से वर्तिका बीजांड की ओर, परागनलिका बीजांड की ओर ग्रोथ करती है। कुछ प्लांट ऐसे भी है जिनकी वर्तिका अर्ध ठोस प्रकार की होती है, जैसे पीटूनिया है,
या फिर आइनोथोरा है। कौन सा है? आइनोथोरा। इसमें क्या होता है, वर्तिका में कोशिका उपस्थित है, लेकिन ये कोशिका सघन रूप से नहीं है, बल्कि कैसी है, विरल रूप से स्थित है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित है। तो पराग नलिका इन अंतरकोशिकीय अवकाश से होते हुए बीजांड की ओर ग्रोथ करती है। इस प्रकार से इस नलिका का पथ 3 प्रकार का होता है, खोखली वर्तिका के द्वारा, ठोस वर्तिका के माध्यम से और अर्ध ठोस वर्तिका के माध्यम से। जैसे ही वर्तिका परागनलिका बीजांड तक पहुंचती है, भ्रूणकोश तक पहुंचती है, तो उसकी पूरी लंबाई कंप्लीट हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कहाँ तक पहुंचेगी ये? यहाँ से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। उस स्थिति में परागनलिका की लंबाई कितनी होगी? तो ये लंबाई अलग अलग पादपों में अलग अलग होगी। जितनी वर्तिका की लंबाई होगी उतनी ही परागनलिका की लंबाई होती है। कितनी? वर्तिका। क्योंकि सबसे लंबी वर्तिका मक्के में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मक्का। इसीलिए मक्का के परागकण से विकसित परागनलिका की लंबाई भी पादप जगत में सर्वाधिक होती है। और वो कितनी होती है? वो होती है 450 मिलीमीटर, 450 mm। पादप जगत में सबसे अधिक लंबाई युक्त परागनलिका किसकी है? मक्का की। परागनलिका अंकुरण हुआ, अंकुरण के बाद में परागनलिका की वृद्धि हुई और ये इस पथ से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? बीजांड तक पहुँचती है। इसके बाद में परागनलिका बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में परागनलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से। परागनलिका वृद्धि करके कहाँ तक पहुँचती है? जब बीजांड तक पहुँचती है तब वो बीजांड में प्रवेशित होती है। इसमें सबसे अधिक पादपों में पाए जाने वाला प्रवेश की बात करें अपन, कि अधिकांश पादपों की बीजांड में परागनलिका कौन से सिरे से प्रवेशित करती है? तो वो होती है बीजांड द्वारीय सिरा। कौन सा हो गया? बीजांड द्वारीय। इसलिए नाम देते हैं उसको बीजांड द्वारीय प्रवेश। परागनलिका बीजांड सिरे की ओर वृद्धि करते हुए इस बीजांड में प्रवेशित कहाँ से होती है? बीजांड द्वारीय सिरे से। ऐसा अधिकांश पादपों में देखने को मिलता है। तो सामान्यतः बीजांड में अधिकांश पादप बीजांड में परागनलिका कौन से सिरे से प्रवेशित होगी? बीजांड द्वारीय सिरे से। सेकंड नंबर आता है, उसको नाम देते हैं निभागीय सिरा। जैसे केजुरेना में इस प्रकार से होता है, बीटुला में होता है, जिंगेलेंस में होता है। तो इसमें क्या होगा? परागनलिका बीजांड तक पहुंच गई है, उसके बाद में ये जो निभागीय क्षेत्र, इस क्षेत्र से होते हुए वो सीधे ही बीजांड के अंतर्गत प्रवेशित होती है। क्योंकि बीजांड में परागनलिका का प्रवेश निभाग सिरे से हुआ है, इसीलिए इसको निभागीय सिरे के नाम से जाना जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि बीजांड में प्रवेश न तो बीजांड द्वारीय सिरे से हो, न ही निभागीय सिरे से हो, बल्कि कहाँ से हो? वो अध्यावरण से होते हुए बीजांड में प्रवेशित हो। कहाँ से हुई है? अध्यावरण से। तो इस प्रकार के प्रवेश को हम अध्यावरणीय प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसा कुकुरबिटा और पॉपुलस जैसे पादपों में पाया जाता है। कुकुरबिटा के बीजांड में परागनलिका किस क्षेत्र से प्रवेशित होगी? अध्यावरण क्षेत्र से होती। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म में बीजांड, एंजियोस्पर्म की बीजांड में परागनलिका
3 प्रकार से परिवेशित होती है। सबसे अधिक बीजांडद्वारीय, फिर निभागीय और तीसरा अध्यावरणीय प्रवेश। इस प्रकार से आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा है निषेचन का पहला भाग, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ा हमने, अंकुरण किस प्रकार से होता है, अंकुरण काल कैसा होता है या अंकुरण काल की परिभाषा क्या होती है, परागनलिका की वृद्धि कैसी होती है, परागनलिका किस पथ के द्वारा बीजांड तक पहुंचती है और वो फिर किस प्रकार से बीजांड में परिवेशित होती है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम निषेचन के सेकेंड भाग को पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।